जय हिंद साथियों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आपसे वादा रहा कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेशन आपका आ चुका है और आज से प्रैक्टिस सेशन आपका शुरू हो गया। आज पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। और स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट जो है यूपी पुलिस पुलिस के री एग्जाम को लेकर के बनाया गया है और जो हमारे दरोगा के एग्जाम होने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, उसको लेकर के बनाया गया है। तो साथियों, देखते हैं इसको क्या-क्या पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ह कहाँ से बोला जाता है। आपने वर्णमाला पढ़ा होगा और वर्णमाला में ये चीजें ब्रीफ से हमको पढ़नी होती हैं। कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कंठ क्या होते हैं, ओष्ठ क्या होते हैं, मूर्धा क्या होता है, तालव्य क्या होता है, कंठोष्ठ क्या होता है। तो इन चीजों पे हम बात कर रहे हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है ह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ह का उच्चारण स्थान आप बताइए कि क्या ओष्ठ होगा, ओष्ठ होगा, या फिर हमारे पास होगा तालव्य होगा, ये आपको बताना है कि कौन सा होगा, या फिर मूर्धा होगा, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर कंठ होगा। तो दोस्तों बताइए। तो देखते हैं हम लोग। ना ही हमारे पास ये ओष्ठ होगा, ना ही तालव्य का होगा, और ना ही हमारे ये मूर्धा का होगा। आखिर होगा किसका ये? तो ये होगा कंठ का, ये होगा कंठ का। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं कौन कौन से हैं। तो ये लिख रहे हैं हम अकुह, विसर्जनीय नाम, कंठ। यानी कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें, अ आता है जो कंठ से बोलते हैं। और कौन है? तो कु मतलब यहाँ पे है क वर्ग। आपने पढ़ा होगा कि वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 5। ठीक है। और वर्गों की कुल संख्या 5 है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। जैसे क वर्ग हो गया हमारे सामने, क वर्ग। अब इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आता है क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो च वर्ग हमारे सामने होता है, ये है च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से हैं देखते हैं इनको। च है, छ है, ज है, झ है और य है। ठीक है। ऐसे हम लोग ट वर्ग देख लेंगे। ठीक है। ट वर्ग कौन से हैं, फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे त वर्ग। ठीक है। प वर्ग। तो ऐसे वर्गों को हम लोग देख लेंगे। वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वर्गीय व्यंजन इनको कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या यानी कुल 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5-5 वर्ग होते हैं। इसका मतलब 5 गुणे 5 बराबर कितने होते हैं? तो 25। यानी स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या की अगर बात किया जाए हम लोग तो 25 होते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से आएंगे हम लोग कंठ में देख लेते हैं। अ हो गया हमारे पास, क हो गया, ख हो गया, उसके बाद ग हो गया, फिर घ हो गया, फिर ङ हो गया। और देखिए सामने फिर लिखा है क्या? ह। इसका मतलब ह से हल भी इसी में आएगा। फिर कौन आएगा? फिर विसर्जन की बात लिखा है कि विसर्जनीय, यानी मतलब जो हमारे विसर्ग होता है इसका मतलब कौन है? अ है। ये सबके सब हमारे कौन से होते हैं? ये सबके सबका उच्चारण होता है हमारे कंठ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, य का, यह किस प्रकार की ध्वनि है। यानी आपको यह के बारे में बताना है कि यह किस प्रकार की ध्वनि है। क्या ये कंठ है, क्या ये तालव्य है, क्या ये कंठोष्ठ है, या फिर ये दंतोष्ठ है। इसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कौन सा वर्ड है, कौन सी ध्वनि है ये। ठीक है। तो यह के बारे में देखते हैं। क्या ये कंठ है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये कंठ। फिर कौन सा होगा हमारे सामने, बताइएगा। ये है हमारे सामने, क्या कंठ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये तालव्य हो सकता है क्या? विचार करिए। क्या ये दंतोष्ठ हो सकता है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये। क्या ये कंठोष्ठ हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब जब तीनों के तीनों कट गए तो ये कौन बच गया? बच गया तालव्य। इसका मतलब ये तालव्य है। और कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण हम तालव्य से करते हैं, तालव्य अर्थात तालु से करते हैं। तो देखते हैं। इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग क्या,
इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु। ठीक है, ये हमारी टैग वर्ड है, इस हिसाब से हम लोग सूत्र है एक तरीके से, इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए कौन, ई हो गया, ई का मतलब हो गया दोनों ई आएंगी, छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही इसमें आएंगी। छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, जिसका हम तालु से उच्चारण करते हैं दोस्त। और कौन सा होता है, तो सामने हमारे य दिख रहा है, य का भी तालु से होता है। और ये बड़ा वाला स हमारे सामने दिख रहा है, इसका मतलब इस बड़े वाले स को हम लोग जो पहले से सुनते चले आए हैं बड़ा वाला स, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या, तालव्य स कहते हैं। तो इन सब का उच्चारण जो होता है, इन सब का भी उच्चारण किससे होता है, तो इन सब का भी उच्चारण जो होता है हमारा तालु से होता है, अर्थात ये तालव्य होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण के बारे में बताना आपको कि कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तो क्या ठ होगा हमारा, या फिर घ से घड़ी होगा, या फिर ग होगा, या फिर हमारे सामने होगा ख। इन सब में बताना आपको अल्प प्राण कौन सा है। आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, तो बताइएगा साथी कि इसमें से कौन सा होगा अल्प प्राण। क्या ठ होगा, बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार है। चलिए देखते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। आइए, थ होगा क्या, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं साथी, ध्यान से सुनिए। आपने आज तक बहुत रटा होगा कि सर ये फर्स्ट है, थर्ड है, और इसके बाद फिफ्थ होते हैं, है ना, वर्गीय व्यंजनों के, फिर इस तरीके से रटना पड़ेगा। देखिए कुछ आपको इतना ज्यादा रटना उठना नहीं है, ध्यान से बस समझ लीजिए, एक बार सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने तो पढ़ा ही है वर्णमाला। वर्णमाला कहाँ कहाँ पढ़ा है, अब समझिए। हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ा है, यही चीज हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसका मतलब वहां पे हम अल्फाबेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अल्फाबेट पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। अल्फाबेट में हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी, फिर इसको जो वर्णमाला हमारी होती है, जैसे मान लीजिए ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ङ हो गया। ठीक है, इन चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फिर अगर इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखें अल्फाबेट में, मतलब अंग्रेजी के अल्फाबेट में इसको क्या लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, तो के ए लिखते हैं। इसकी क्या लिखते हैं, के एच ए लिखते हैं। ग का क्या लिखते हैं, जी ए लिखते हैं। फिर इसका क्या लिखते हैं, जी एच ए लिखते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको कैसे हम जानेंगे। अब तक बहुत सारा हम लोगों ने अल्पप्राण महाप्राण रट चुका है, लेकिन भूल जाता है, मिस हो जाता है, लेकिन अब नहीं भूलेंगे। आप ध्यान से बस सुनिएगा एक बार। क्या हम अगर बात करें, हमने आपके सामने लिख रखा क्या, महाप्राण। तो जरा एक बात बताइए, क्या महाप्राण में ह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ह को हम लोग अंग्रेजी में अगर इसका उच्चारण करें, मतलब अंग्रेजी में इसको लिखे, तो क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश इसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो एच होती है। बिल्कुल, यानी हमें बस इतना याद रखना है कि सर जो वर्णमाला होती है, उस वर्णमाला में जहां भी एच आता है, जिसकी भी स्पेलिंग में, वो सारे के सारे महाप्राण होते हैं। क्या इस बात को हम लोग श्योर कह सकते हैं, हाँ सर श्योर कह सकते हैं। बस दो इसके अपवाद हैं, उन दोनों को हम लोग याद रख लेते हैं। कौन कौन से वर्ड, उन पे बात करते हैं। देखिए आप बात करेंगे च से, च की अगर मैं बात करूं, तो च का जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो इसमें आता है क्या, सी एच ए, तो यहां भी आ गया। ऐसे अगर हम बात करें स, कौन सा स, ये दंत स इसको बोलते हैं, छोटा स बचपन में बोलते थे, इसको भूल जाइए। अब इसको हम बोलेंगे क्या, दंत स बोलेंगे। यानी अब देखते हैं इसका क्या होता है, स्पेलिंग की बात करें तो एस और ए होता है। बस दो ही अपवाद याद रखना साथियों, आपको बस दो कर लिए तो बस आपका अल्पप्राण और महाप्राण खत्म हो गया। ठीक है, देखिए कैसे, जो च है इसमें एच भी आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी यह क्या है सर, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण है क्यों, क्योंकि इसको हम अपवाद में रख रहे हैं। ठीक है, बस च को याद रखना है कि एच आते हुए भी ये अल्प प्राण है। लेकिन स जो हमारे सामने दिख रहा है, इसमें एच नहीं आया है, और इसके बाद भी ये क्या है, तो सर महाप्राण है। बस इतनी बात हमको याद रखनी है, इसके सिवा कुछ नहीं याद रखनी। अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी खत्म। जरा इस पे हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। सर ठ से ठठेरा की अगर बात मैं करूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, इसकी स्पेलिंग लिखूंगा तो ये हमारा टी एच ए आएगा। ठीक है, अगर मैं घ से घड़ी का बात करता हूं तो जी एच ए आएगा। ठीक है, ग से गमले की बात करूं तो सर जी और ए आएगा। ऐसे मैं ख से खरगोश की बात करता हूं तो के एच ए आएगा। ठीक है, तो महाप्राण हमको देखना था कि इसमें महाप्राण, ये अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है, तो यहां भी एच आया, तो ये तो हो नहीं सकता सर, ये तो महाप्राण जाएगा।
फिर कौन जाएगा, इसमें भी तो एच आया है, ये भी तो महाप्राण जाएगा। यहां भी एच आया है, ये भी तो महाप्राण होगा। बच गया कौन, सिर्फ ग, जिसकी स्पेलिंग में हमारा एच नहीं आया है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो साथियों बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी ही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर ऐसे ही ट्रिक आपको मिलती रहेगी साथियों, बस जुड़े रहिए। अगले क्वेश्चन पे आप बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो कह रखा कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, र है, और र के बाद फिर आपके सामने दिख रहा है कि ल है। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि सर कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। ल होगा या फिर ड़ होगा, फिर च होगा, कौन सा होगा ऑप्शन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो एक एक ऑप्शन का हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। आइए देखते हैं। र जो हमारे सामने दिख रहा है, क्या ये र हो सकता है, क्या ये पार्श्विक। पार्श्विक तो र नहीं होता सर, फिर र होता क्या है। र को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं सर, लुंठित बोलते हैं। लुंठित मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारी जीभें है ना, र र देखिए कुछ मुड़ी हुई सी लग रही है, इसका मतलब इसको लुंठित भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं सर हमारा। फिर आ जाते हैं इस पे, च को क्या बोलते हैं। तो च हमने पहले ही अभी देख कर आया सर, च तो इसमें आता नहीं, इसको तो हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और किस में रखते हैं, इसका इसका उच्चारण कहां से होता है, तो तालव्य में होता है, हमने पढ़ कर आया इचु ऐसा नाम तालु। ठीक है, तो ये तो तालव्य से होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तालव्य हो गया। ठीक है, तो क्या ड़ होगा क्या, नहीं सर ये तो अनुनासिक होता है। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजनों के, वो सबके सब अनुनासिक होते हैं, उसको तो इसमें रखते नहीं है सर। फिर कौन होगा, तो ल होगा हमारे सामने, यही ऑप्शन बच गया। इसका मतलब ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ल सही होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रह रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। पढ़ा होगा आपने उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। कल हम लोग थोड़ी मोड़ी इस पे सिलेबस पर भी बात किए थे। चलिए देखते हैं, क्या परि उपसर्ग होगा, क्या इसमें, क्या इसमें प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं, इसमें प्रा उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें प्र उपसर्ग होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, परि, प्रति, प्रा, प्र। ठीक है, आइए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन वाइज। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है कि परि। तो क्या ये परि है, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। परि से कौन कौन से बनते हैं सर। परि की अगर मैं बात करूं तो परिधन आवरण होता है सर। परिधन आवरण क्या बन जाता है हमारे सामने इससे शब्द, तो इससे बनेगा हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है। अगला हमारे सामने दिख रहा है क्या, प्रति। तो प्रत्येक में अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि हमारा कौन सा उपसर्ग बनेगा। उपसर्ग हम लोग पीछे भी जान चुके हैं कि सर उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, है ना, जिसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी पहले लगते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे होते हैं पहले। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये कोई शब्द नहीं होते हैं, या फिर होते क्या है, तो ये शब्दांश होते हैं। शब्द नहीं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के आगे लग करके उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। उस पर बात करते हैं। देखिए, तो हमारे सामने ये दिख रहा है प्रति धन एक, तो ये क्या बन जाएगा साथियों, प्रत्येक। ठीक है, क्या बनेगा ये, प्रत्येक। और इसका मतलब हमारा जो उपसर्ग होगा ये क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा। और प्रत्येक में उसने हमसे उपसर्ग पूछ रखा था, इसका मतलब ऑप्शन जो होगा हमारे सामने कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ना तो प्रा उपसर्ग होगा, ना तो प्र होगा, ना तो परी होगा प्रत्येक में, है ना। परी से और भी बहुत सारे शब्द हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय का भी क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने उपसर्ग पर बात किया,
है ना। अब प्रत्यय पे बात करते हैं। प्रत्यय भी हमारे क्या होते हैं, शब्दांश ही होते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए। एक प्रत्यय लगेगा, या फिर ईक प्रत्यय लगेगा, या फिर आई प्रत्यय लगेगा, या फिर हमारे सामने निक प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा ये आपको ऑप्शन में बताना है, बताइए। चलिए, कमेंट भी आ रहे हैं कुछ लोगों के कि सर एक प्रत्यय होगा, एक प्रत्यय होगा। ठीक है, बात करते हैं, देखिए सही है या गलत। देखिए, क्या इसमें निक प्रत्यय होगा, क्या क्या इसमें निक प्रत्यय होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें निक प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय होते कहाँ हैं? शब्दों के पीछे लगते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें सर, विज्ञान धन इक, ठीक है, विज्ञान एक हमारा शब्द बन गया। हालांकि इसका भी जब हम लोग बात करेंगे संधि विच्छेद तो वी धन ज्ञान बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या जुड़ेगा, इक। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसने इक भी दे रखा है और ईक भी दे रखा है, दोनों बातें कह रखा है। तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा अगर न की बात करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अ मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो छोटी ई मिलेगी। और हम सबको पता है अ और छोटी ई मिलती है तो क्या बन जाता है, छोटी ई ही बनती है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे साथ, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक ये शब्द हमारे सामने बनेगा। यानी लास्ट में हमारा जो प्रत्यय क्या जुड़ा है, इसमें इक प्रत्यय होगा, ना कि ईक प्रत्यय होगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा ये फर्स्ट वाला सही होगा, ना तो सेकंड होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और अगला सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की के बारे में आपको बताना है कि ये कैसा शब्द है। पढ़ा होगा आपने, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन में बताइए हमको कि क्या इसका आंसर होगा, एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। चलिए, क्या देशज होगा, क्या ये संकर होगा, क्या ये तद्भव होगा, क्या ये विदेशी होगा, कौन सा शब्द है, ये बात आप बताइए। तद्भव, तत्सम, संकर, विदेशज, कौन सा शब्द है? चलिए, कुछ लोगों के कमेंट आने शुरू भी हो गए हैं। चलिए, क्या ये देशज है, क्या ये विदेशी है क्या? चलिए, विदेशी तो ये हो नहीं सकता सर, विदेशज सब दूसरे होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें, जितने भी हमारे अन्य भाषाओं से हमारे मतलब हिंदी में जोड़ लिए गए हैं उनको हम लोग कहते हैं। जैसे हमारे कौन से हो गए, डॉक्टर हो गया। ठीक है, इनको हालांकि आगत भी बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं इनको, डॉक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें बेगम, ठीक है, ये तुर्की वगैरह में आते हैं, तो ये सब बनेंगे। फिर क्या ये होगा विदेशी, क्या नहीं होगा? तद्भव होगा क्या? नहीं सर, तद्भव तो हो ही नहीं सकता ये कभी भी। फिर देखते हैं क्या ये संकर है क्या, तो संकर भी तो नहीं हो सकते ये। ठीक है, संकर कौन से होते हैं, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे कौन सा हो गया सर हमारे सामने, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। देखिए, रेल जो शब्द है हमारा ये इंग्लिश का है, मतलब अंग्रेजी शब्द है। और ये गाड़ी क्या है हमारी, गाड़ी जो हमारे देशज शब्द है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं अगर हम लोग तो क्या बन जाता है, रेलगाड़ी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेलगाड़ी, जो आपके सामने लिखा है रेलगाड़ी बन जाएगा, संकर। ऐसे और किसी एक शब्द की बात करें हम लोग, ठीक है, रेलगाड़ी। और कोई एक आध शब्द बोलिए जो हमारे संकर शब्द हो। चलिए, देशज शब्द की अगर, हाँ अब देख लेते हैं खिचड़ी कौन सा शब्द है, तो खिचड़ी जो होगा हमारा ये देशज शब्द होगा। और कोई देशज शब्द बताइए, दो चार लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। सर पगड़ी हो गई जो हमारा देशज शब्द है। इसके साथ बात क्या करें, डोंगा, डोंगा हमारा हो गया, पगड़ी हो गई, ये सब के सब क्या है, देशज शब्द है। खुमरी हो गया। ठीक है, ये सब के सब जो शब्द हैं ये हमारे देशज शब्द होते हैं। और कई बार एग्जामों में बढ़िया बढ़िया ऐसे ही शब्द उठा के पूछता है कौन से शब्द हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कह रहा है लड़का दौड़ता है इस वाक्य में किस संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि जो कौन, कौन इसमें तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें लड़के के ऊपर इसको हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा होगा, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मतलब इसके बताना आपको कि ये कौन सा संज्ञा का कौन सा ये प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, लड़का दौड़ता है, ठीक है, चलिए, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लिख भी रखा है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे,
व्यक्तिवाचक लिख रखा है, जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है, कैसा है ये आपको बताना, बताइएगा कमेंट में। तो भाई क्या ये व्यक्तिवाचक हो सकता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, है ना। यानी जैसे अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की बात करूं, अगर महात्मा गांधी, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं किसी भी व्यक्ति का, अन्य किसी व्यक्ति का नाम अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात कर लेता हूं नरेंद्र, ठीक है। इसकी अगर मैं बात कर लेता हूं, ये हमारा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर ऐसे ही मैं बात करूं गंगा की, तो देखिए गंगा क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरीके से मैं अगर बात कर लेता हूं हिमालय का, हिमालय भी क्या होगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? यानी किसी की व्यक्तिगत रूप से, है ना, किसी का स्पेशली नाम लेकर के अगर बात किया जाए तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन वही अब देखिए सेकंड क्या, सेकंड ऑप्शन में हमारे है जातिवाचक। तो जातिवाचक का मतलब होता है कि भाई जिसके जैसे और भी हो, जिसके जैसे और भी हो, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हमारा क्या, लड़का। क्या एक बात बताइए मुझे, क्या लड़का एक ही है क्या दुनिया में? नहीं सर, बहुत सारे लड़के होते हैं। मैं बात करूं गाय की, तो गाय क्या एक ही गाय है क्या दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं है सर, बहुत सी गायें हैं, और गायों की कई क्वालिटी होती है, जर्सी है, साहीवाल है, देसी है, फिजिशियन है, बहुत सारी होती है। तो उनकी ये प्रजातियां हो गई, यानी एक जाति हो गई पूरी की पूरी। ऐसे मानव की बात करेगा हम लोग, तो बताइए क्या मानव क्या होगा? मानव भी क्या होगा सर? मानव जो होगा हमारा जातिवाचक में हो जाएगा। मानव बहुत से हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक में है, यानी जिनके जैसे और भी हो, वो सब हमारे जातिवाचक में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भाववाचक दे रखा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जो हमें क्या करे, जिसको हम लोग रियलाइज करें, आभास करें, महसूस करें, है ना, जिनको हम लोग एक तरीके से अगर देखें तो प्लेट में किसी के सामने ऐसे रखा नहीं जा सकता सारी चीजें, ठीक है, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया हमारा, हर्ष हो गया, ठीक है, हर्ष हो गया, विलाप हो गया, ये सब के सब क्या आएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे, यानी जिसको हम लोग प्रदर्शित इस तरह से करें। आगे हमारे दिख रहा है क्या, समूहवाचक दिख रहा है। समूहवाचक की अगर मैं बात करूं तो समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा मतलब जिसमें एक पूरी ग्रुप की बात होती है, पूरी उनकी पलटन की बात होती हो। जैसे अगर मैं बात करूं आर्मी की, ठीक है, आर्मी की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। आर्मी हो गई हमारे सामने, ठीक है, दल हो गया हमारे सामने। और किसी शब्द की बात करें, गिरोह हो गया हमारे सामने, ठीक है, ये गिरोह हो गया, ठीक है, एक भीड़ हो गई हमारे सामने, ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, समूहवाचक होते हैं, समूहवाचक होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक ये संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? आचार्य, आपके सामने शब्द लिखा है आचार्य, बताइएगा इसके बारे में, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आचार्य, ठीक है। चलिए, क्या शिक्षक होगा, क्या आर्य होगा, या फिर गुरु होगा, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है शिक्षक, तो भाई आचार्य, यहाँ तो इसने अगर हमसे ये पूछता कि इसके पर्यायवाची क्या है, और ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते थे, लेकिन शिक्षिका होना चाहिए फिर भी आचार्य, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसका क्या होगा, पुल्लिंग पूछ रखा है इसने, तो क्या शिक्षक होगा क्या? नहीं सर, शिक्षक का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में दे रखा है, इसका मतलब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका हो जाएगा, शिक्षिका। ऐसे हमारे सामने आर्य दिख रहा है, क्या आर्य का क्या होगा, क्या नहीं होगा सर, आर्य क्या होगा, आर्य का तो आर्या होता है। सर आर्या किसकी पर्यायवाची होती है? तो आर्या होती है किसकी, पार्वती की, ठीक है, पार्वती की ये पर्यायवाची होती है। और कोई पार्वती की पर्यायवाची बताएं अगर हम लोग को, शैलजा होता है, ठीक है, शैलजा, यानी कि जिसकी उत्पत्ति शैल से हुई हो, ठीक है, जैसे बहुत से हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग, सामने हमारे दिख रहा है अगला ऑप्शन में गुरु। क्या आचार्य का मतलब गुरु होता है क्या सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, गुरु भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, आचार्य, क्या होता है, आचार्य। आचार्य का क्या हो जाएगा, आचार्य, है ना, आचार्य। और आपने स्कूलों में देखा होगा कि आचार्य जी बोलते हैं लोग, हाँ, स्पेशली आचार्य जी आ गए, तो इस तरीके से चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने दे रखा है इसने। अगले क्वेश्चन में है, तपस्वी का
स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात चल रही है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, क्या ऑप्शन में हमारे पहले दे रखा तपसी, क्या तपसी हो जाएगा क्या, या तपस्या होगा क्या, या फिर तपस्विनी हो जाएगा क्या, या फिर तपसी होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए हम। चलिए, पहले ऑप्शन में दे रखा तपसी। भाई तपसी तो कोई शब्द नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है तपसी क्या होता है, ठीक है। तो तपसी तो हो नहीं सकता हमारे सामने। फिर क्या ये तपस्या होगा क्या? नहीं सर, तपस्या भी नहीं होगा, तपस्या भी तो नहीं हो सकता हमारे सामने। फिर क्या होगा, क्या ये तापसी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो बचा है वही सही होगा। क्या है ये ऑप्शन? तपस्वी, यानी ये ऑप्शन हमारे सामने सही होगा। ठीक है, तो तपस्या का क्या हो जाएगा, हमारे तपस्वी का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग पस्विनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने और कुछ शब्द लिख रहा हूं जिसका आप बताएंगे हमें कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। मैंने आपके सामने लिख दिया कवि। सर कवि का क्या होगा? मैं आपके सामने लिख रहा हूं भेड़ा, इसका क्या होगा? आपके सामने मैं एक और शब्द लिख रहा हूं हाथी। सुत, बताइएगा इनका, इनका क्या होगा, इनके बारे में बताइए। चलिए, कवि का हो जाएगा हमारे सामने कवित्री। ठीक है, देख लीजिएगा ये ऑप्शन जो हमारे सामने दिख रहा है ये बिल्कुल ही सही शुद्ध लिखा हुआ है और ऐसे ही ऑप्शन में देता है, यानी वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है। ये भेड़ा का क्या हो जाएगा, तो ये भेड़ हो जाएगा। हाथी की अगर मैं बात करूं तो हाथी का क्या हो जाएगा? हथिनी हो जाएगा, हथिनी हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं सुत का क्या होगा, तो सुत का हो जाएगा हमारे पास सुता। सुता मतलब क्या होता है? पुत्री। और कुछ बताइएगा दोस्त, ये नेता का क्या बनेगा हमारे सामने? स्त्रीलिंग। ठीक है, विधाता का क्या बनेगा? विधाता का क्या बनेगा इसके बारे में बताइएगा। चलिए, नेता जो होता है इसका बन जाएगा हमारा नेत्री, नेत्री। विधाता का क्या बनेगा? विधात्री बन जाएगा। यानी जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में हमारे ता आता है, त आता है, उसका त्र बन जाता है। इस बात को ध्यान से रखते हैं जब भी इसका हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या चीज है हमारे सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में वाक्य के रेखांकित शब्द। तो भाई रेखांकित हम लोग कर लेते हैं। रेखांकित इसमें आपका जो वाक्य शब्द होगा, इसमें वो शब्द होगा आपके सामने क्या? स्वतंत्रता। यानी इसको हम लोग रेखांकित कर लेते हैं। इसको बताना है हमें कि रेखांकित जो हमारे सामने है उसके उसमें कौन सा रेखांकित शब्द जो है वो संज्ञा का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। क्या गुणवाचक होगा क्या? क्या ये जातिवाचक होगा? क्या ये भाववाचक होगा? या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? ये आपको बतानी है। स्वतंत्रता, भाई सही बात है, सबको प्यारी होती है स्वतंत्रता। चलिए, तो इसने लिख रखा पहले ऑप्शन में कि सर गुणवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा। इनमें से क्या क्या गुणवाचक होगा क्या? बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता सर, किसी की क्वालिटी को नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी किसी क्वालिटी बताया जाए। अगला क्या है, जातिवाचक होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा सर, स्वतंत्रता जातिवाचक हो ही नहीं सकती। यानी स्वतंत्रता के जैसी और बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, कई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या भाववाचक होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल भी होगी, बस इसको हम रियलाइज कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा भाववाचक में जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ आप दोस्त संज्ञा के उदाहरण कुछ आप हम लिख रहे हैं, आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि ये क्या हो जाएगा। चलिए, बुढ़ापा के बारे में बता दीजिए, ये कौन सी संज्ञा होगी? ठीक है, और घर के बारे में आप बता दीजिए कौन सी संज्ञा होगी। और राहुल के बारे में बता दीजिए ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, बुढ़ापा जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा है ये। आगे मैं बात करूं घर की, तो घर क्या होगा हमारा? ये जातिवाचक होगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जात घर होते हैं।
आगे हमारे सामने दिख रहा है राहुल। राहुल क्या किसी कई लोग हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। ये नाम है किसी व्यक्ति का, और मैंने आपको बताया जहां पर नाम आ जाए किसी का व्यक्तिगत तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, इसके बारे में आपको बतानी है। ठीक है। क्या ये पुरुषवाचक होगा क्या? क्या ये निजवाचक होगा क्या? क्या ये संबंधवाचक होगा? क्या ये निश्चयवाचक होगा? बताना दोस्त, कौन सा होगा ये चारों ऑप्शन में से? चलिए देखते हैं। तो क्या ये निश्चयवाचक है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये संबंध है? नहीं है। क्या ये निज है? नहीं है। ये है क्या? पुरुषवाचक। ठीक है, ये क्या है? पुरुषवाचक। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक कितने टाइप के होते हैं। पुरुषवाचक। ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो होते हैं हमारे कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है? चलिए, पहला होता है हमारे सामने क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। फिर क्या होता है हमारे सामने? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और फिर तीसरा जो होता है हमारे सामने, इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। जो उत्तम पुरुष होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? मैं, और कौन होता है? हम होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना? तो आई और वी होता है, यानी वैसे हिंदी में पढ़ना हमको। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? सिर्फ और सिर्फ ये तुम से संबंधित जितने हैं, तुम, तुमको, ठीक है, तुझे, ये सब के सब किस में आएंगे? तो ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में कौन आते हैं? अन्य पुरुष में जो भी बच गए हमारे, यह हो गया, वह हो गया, ठीक है, यह वह, ठीक है, ये सब के सब जो होता है, वे भी नहीं आएगा इसमें, वे जब जाएगा इसी में जाएगा। ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि सर्वनाम और क्या क्या चीजें, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करनी है कि कौन सी है, बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या होगा ये। क्या सो होगा क्या, या ऑप्शन सेकंड जो होगा, या कौन होगा, या कोई होगा? इनमें से कौन सा है जो प्रश्नवाचक है, इसके बारे में बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं होगा? सो और जो, ये दोनों जो होते हैं, ये होते हैं हमारे संबंधवाचक। ठीक है, ये होते हैं कैसे? संबंधवाचक होते हैं, तो ये हो नहीं सकते। फिर क्या कौन है या कोई है? तो चूंकि इसने हमसे क्या पूछ रखा है? इसने हमसे प्रश्नवाचक पूछ रखा है। इसका मतलब प्रश्न कहां से दिख रहा है? क्वेश्चन वर्ड ये हमको दिख रहा है कौन। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा? कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, ये कोई नहीं हो सकता, कोई भी। ठीक है। चलिए, सर्वनाम होते कितने हैं? बात अगर हम करें सर्वनाम क्या होता है, कितने होते हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम की अगर आपसे पूछा जाए कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको एक स्वर में बोलना है सर, 11 होते हैं कुल सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? सुनिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। काउंट कर लीजिए, 11 बनेंगे और ये 11 ही होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। पढ़िए और बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा हमसे कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। क्या ये निजवाचक होगा? क्या ये प्रश्नवाचक होगा? क्या ये निश्चयवाचक होगा? क्या ये अनिश्चयवाचक होगा? बताइएगा। चलिए, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन में दे रहा है कि निजवाचक संज्ञा, ये सर्वनाम है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। निजवाचक में कौन सा होता है? आप होता है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अपने आप, ठीक है, खुद, स्वतः की जहां बात हो रही है। आगे कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नहीं हो सकता सर। प्रश्नवाचक में हमने अभी पीछे देख कर आया क्या क्या होता है, कब होता है, और उसके बाद क्या होता है, क्या होता है,
कौन होता है, ये सब जो होते हैं ये हमारे प्रश्नवाचक में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा यह, ठीक है, यह है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे ऑप्शन में है अनिश्चयवाचक, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कोई। और कौन सा होता है, तो कुछ। दो होते हैं जो हमारे अनिश्चयवाचक हैं, कोई और कुछ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। और कौन सा होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लिख लीजिए यह होता है, वह होता है, ये दोनों के दोनों ही हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, और सर्वनामों की कुल संख्या अगर पूछे तो 11 होते हैं, आपको पता ही चल चुका है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। देखिए आ भी गया और पूछ भी रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ठीक है, बताइएगा साथियों, कमेंट करके बताइए कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में। चलिए, क्या ऑप्शन ए में कह रहा है 10 होते हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है कि नहीं 11 होते हैं, ऑप्शन सी में कह रहा है 12 होते हैं, ऑप्शन डी में कह रहा है कि नहीं ये 8 होते हैं। तो बताइएगा कितने होते हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। चलिए, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो अभी हम पीछे ही बात करते चले आए कि 11 होते हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा बी होगा ये सही होगा कि इसमें 11 होते हैं सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग पहले भी देख लिए हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सब के सब काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बैठेंगे। यानी कि ये कुल सर्वनामों की संख्या होती है। कुल सर्वनामों की संख्या आपसे पूछे कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। ठीक है, इसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, जिसमें जो, सो की अगर बात करें तो ये संबंधवाचक है। कौन और क्या की अगर बात किया जाए तो ये हमारे प्रश्नवाचक आते हैं। कोई और कुछ की बात किया जाए तो ये कैसे आते हैं, तो ये हमारे हैं अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चयवाचक होते हैं हमारे सामने। और अगर मैं बात करूं यह और वह की, तो ये निश्चयवाचक होते हैं। मैं की बात करूं अगर, तो ये हमारे जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तू और तुम की बात किया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पुरुषवाचक में ही जाते हैं। फिर इसके बाद आपकी बात करें तो ये निजवाचक में जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, क्या ऐसी वीडियो लानी चाहिए, और प्रश्नों की संख्या क्या इतना 15 ही रखा जाए या इससे ज्यादा रखा जाए, इसके बारे में बताइएगा। और जल्दी ही हम आपको एक ब्रीफ क्लास लेकर आने वाले हैं, यानी टॉपिक वाइज जितने भी हिंदी के हमारे टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उन सारे टॉपिक्स पर हम एक एक वीडियो ब्रीफ में लेकर आने वाले हैं। तो जैसा होगा आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है साथियों, धन्यवाद।